नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को होली, धुलंडी, रंगपंचमी, शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जो क्लासेस चल रही थी हिस्ट्री की ऑनलाइन, ताकि घर बैठे हुए बच्चे भी पढ़ सकें और अपना रिवीजन कर सकें अच्छे से, तो हम आपके लिए जो निःशुल्क क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, अच्छे से सुने, ध्यान से पढ़ें और संघर्ष करते रहें। संघर्ष का मैदान कभी ना छोड़े तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है आपके सामने, संजू सैमसन का, जो एक क्रिकेटर थे। इन्होंने 2015 में डीवी लिया था, लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनको अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे। तो किस्मत ऐसे ही नहीं बदलती है, किस्मत ऐसे ही नहीं बदलती है। उसे बदलने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है, लगातार संघर्ष की जरूरत होती है। तो अगर आप मैदान में उतर गए हैं तो आप हार मान के कभी भी वापस ना आए, क्योंकि आप जहां से वापस लौट रहे हैं वो टाइम आपको वापस लौटने में जो समय व्यर्थ गंवा रहे हो, उससे अच्छा है कि आप आगे चलो, तो क्या पता आपको सफलता मिल जाए। संजू सैमसन भी लंबे समय तक अपनी खराब फॉर्म के कारण जूझ रहे थे और बहुत सारी आलोचनाएं झेल रहे थे। वैसे ही आप भी अगर मेहनत करते हैं, लगातार एग्जाम देते हैं, असफल हो जाते हैं, तो आपको भी बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं और थोड़ा आपको दुख भी होता है। लेकिन ध्यान रखें एक बात का, कि आपकी जो आलोचनाएं और दुख हैं, इन्हीं को अपने को मतलब मोटिवेशन मान के और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ताकि सामने वाले को आप एक दिन जवाब दे सको। यदि आप मेहनत और संघर्ष करते हैं तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलती है। आप भी एक दिन ये दिखा देना कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये बात हकीकत है कि मेहनत करने वाले को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। किसी को जल्दी निकल जाती है घर से निकलते ही, और किसी को थोड़ी संघर्ष करने पर मिलती हैं। तो आप संघर्ष करते रहें, युद्ध का मैदान ना छोड़ें, तो सफलता यूं ही नहीं मिलती। राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है, एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप भी रोजाना थोड़े 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 प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। और लाइफ में ध्यान रखें, अपने आप पर पूरा फोकस रखें, अन्य बातों पे कम ध्यान दें, और आपका जो टारगेट लक्ष्य है उस पे ज्यादा मेहनत करें, तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। चलते हैं, अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश। कौन सा वंश पढ़ रहे थे? चौहान वंशों के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। सपादलक्ष सांबर के चौहान आदि पुरुष वासुदेव चौहान को माना जाता है। उसके बाद में आपके दुर्लभ राज फर्स्ट आता है, फिर गुवक फर्स्ट आता है, फिर आपके चंदन राज आता है, फिर आपके वाघपति राज आता है, फिर आपके सिंह राज आते हैं, फिर आपके विग्रहराज सेकंड आते हैं, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट आते हैं। फिर पृथ्वीराज फर्स्ट के जो पुत्र हैं, यहीं से हम अजमेर शाखा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अजमेर के चौहानों की ओर। अजमेर के चौहान पढ़ेंगे। पहले हम सपादलक्ष या सांबर के चौहानों की चर्चा कर ली है। अजमेर के चौहानों में जो इधर आए थे वो आए थे पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र आए थे। पृथ्वीराज फर्स्ट को हमने पढ़ा उधर सांबर के चौहानों में। ये बाद में अपना राजपाट छोड़ के पुष्कर चले गए थे। इनके पुत्र थे अजयराज। कौन थे दोस्तों? अजयराज इनके पुत्र थे। अजयराज का जो टाइम देखने को मिलता है 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक का टाइम देखने को मिलता है। फिर अजयराज के बाद में जो आते हैं वो आते हैं अर्णोराज। कौन आते हैं? अर्णोराज आते हैं। और अर्णोराज का जो टाइम है वो है आपके 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक का, ध्यान रखना। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से मैं समझा देता हूं, ताकि आपके आगे समझने में थोड़ी आसानी रहे। डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। अर्णोराज के एक रानी तो थी सुद्धवा। कौन थी? सुद्धवा मरु प्रदेश की थी। और एक रानी थी इनके कांचन देवी।
ये जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी चालुक्य की। और अब इस सुद्धवा के दो पुत्र होते हैं, एक तो होता है जगदेव, कौन होता है, और एक पुत्र होता है इसके विग्रहराज। चतुर्थ इधर कांचन देवी के पुत्र होता है पृथ्वीराज, जिसको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं, और एक पुत्र होता है इसके हरिराज। कौन होता है, हरिराज, ध्यान में रखना। ये सब क्या है, भाई थे, जगदेव, विग्रहराज, पृथ्वीराज सेकंड और हरिराज। अब जगदेव के जो पुत्र होता है वो होता है पृथ्वीराज। कौन होता है दोस्तों, पृथ्वीराज होता है, ध्यान रखना। इसको पृथ्वीराज सेकंड के नाम से जानते थे, किस नाम से, पृथ्वीराज सेकंड के। इधर विग्रहराज चतुर के दो पुत्र होते हैं, एक तो होता है अपर गांगेय और एक होता है इनके नागार्जुन। ध्यान रखना। इधर पृथ्वीराज थर्ड के भी एक पुत्र होता है गोविंदराज। कौन होता है, गोविंदराज है, जो बाद में यहां से पृथ्वीराज थर्ड के बाद में कहां चला जाता है, रणथंभौर चला जाता है। तो ये अजमेर के चौहानों से संबंधित जानकारी है, इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले जो आएंगे आपके अजमेर के चौहानों में वो आएंगे अजयराज। कौन आएंगे, 1105 से 1155 ईस्वी तक। इनके बारे में आपको चार बातें ध्यान में रखनी है, अजमेर, मालवा, सिक्के और स्वर्ण कलश। चार शब्दों से आप अजयराज को याद रख सकते हो, ठीक है, अजमेर, मालवा, सिक्के और स्वर्ण कलश, बस यही इनकी महत्वपूर्ण जानकारी है। देखो अजयराज को क्या माना जाता है, अजमेर के चौहानों का संस्थापक। मैं शॉर्ट में शब्द लिख रहा हूं सिर्फ और बोलता जा रहा हूं ना, संस्थापक। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा ने है जो इन अजयराज के काल को है जो चौहान जो साम्राज्य उनका निर्माण काल माना है, चौहान साम्राज्य का निर्माण काल। ध्यान रखना क्या माना है, इनका काल को निर्माण काल माना गया है। इसके अलावा इन्होंने स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया है, 1113 ईस्वी में इन्होंने बसाया था अजमेर। क्या बसाया था, अजय मेरू नगर बसाया, ठीक है, अजय मेरू बसाया। इसके अलावा इन्होंने इसको राजधानी बनाया, क्या बनाया, इसको राजधानी बनाया, और यहीं पर ही है जो अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। इसी अजय मेरू दुर्ग का बाद में जो उड़न राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, उसने अपनी पत्नी के नाम पर है जो इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया था, ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा इसको और बोलते हैं गढ़ बीटली। क्या बोलते हैं, गढ़ बीटली, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अजयराज ने है जो अजमेर में टकसाल की स्थापना की। किसकी स्थापना की, टकसाल की स्थापना की, जहां पर चांदी और तांबे के सिक्के डाले जाते थे, चांदी व तांबे के सिक्के, ध्यान में रखना। तो मैंने आपको चार शब्द बताए थे, उनका ध्यान रखना है। और इन चांदी और तांबे के सिक्कों पर है जो अजय देव प्रिय, अजय देव या अजय दम्भ प्रिय देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अजय दम्भ प्रिय देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने अपनी रानी सोमलेखा के नाम से भी स्वतंत्र सिक्के जारी किए। किसके नाम से, सोमलेखा के नाम से भी हैं जो स्वतंत्र सिक्के जारी किए थे। मालवा, मैंने आपको बताया था मालवा, ध्यान में रखना है। यहां का जो शासक था नरवर्मन को पराजित किया, और इसका जो सेनापति था सुल्लन। कौन था इसका सेनापति, सुल्लन था, ध्यान में रखना। इसका सेनापति था सुल्लन को आज जो घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर तक ले आया था, इसको, सुल्लन को। अब देख लो आप कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, कौन, अजयराज, ठीक है। या तो बाली हुआ था
जिसने जो रावण को अपनी कांख में लेकर पूरे 7 समुद्र की दूरी पार की थी, या फिर अजयराज ही है जिन्होंने सुलन को घोड़े पर बांध के अजमेर तक ले आए थे पीठ पीछे। इसके अलावा अजयराज जो धर्म सहिष्णु शासक था, और उसने जो दिगंबर जैन मंदिरों में स्वर्ण कलश चढ़ाए। क्या चढ़ाए? तो स्वर्ण कलशों का भी ध्यान रखना, दिगंबर जैन मंदिरों में स्वर्ण कलश चढ़ाए थे। इसके अलावा श्वेत ताम्रों और दिगंबरों में जो शास्त्रार्थ हुए, क्या हुए? शास्त्रार्थ हुए थे। उस शास्त्रार्थ में है जो इस अजयराज ने इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। क्या थी दोस्तों? अध्यक्षता की थी। तो ये बात भी आप नॉर्मल ध्यान में रख लेना, ठीक है। फिर 1133 ईस्वी में है जो ये अजयराज है, जो यहाँ से अपना राजपाट जो अणोराज को संभला के स्वयं पुष्कर चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों? पुष्कर चले गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इन्होंने एक तुर्की शासक था शहाबुद्दीन, उसको भी हराया था। शहाबुद्दीन को भी पराजित किया था, नॉर्मली ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने मूल राजपष्ट को भी पराजित किया था। इसके बाद में जो आपके शासक आते हैं वो आते हैं आपके कौन? अर्णोराज। अर्णोराज का समय आपके 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक है, और इनको जाना जाता है आना जी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आना जी के नाम से भी इनको जानते हैं। इनके बारे में नॉर्मली ध्यान रखना आप। इन्होंने जो आना सागर झील का निर्माण करवाया था, किसका निर्माण करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इन्होंने पुष्कर में जो वराह मंदिर का निर्माण कराया था, वराह मंदिर पुष्कर में, और इसमें जो विष्णु की प्रतिमा लगवाई थी, उस विष्णु की प्रतिमा को है जो जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। नॉर्मली ध्यान में रख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा अजमेर में अर्णोराज ने शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? शिव मंदिर का, ठीक है। इनके अलावा इनकी काल में और किसका निर्माण हुआ? जहांगीर के द्वारा अजमेर में है जो सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। कौन से उद्यान का? सुभाष उद्यान। इसी को बोलते हैं दौलत बाग, इसी को बोलते हैं शाही बाग। क्या बोलते हैं? शाही बाग। अब यहीं पर और निर्माण करवाया था जहांगीर के बाद में आते हैं शाहजहां। कौन आते हैं? शाहजहां आते हैं, और शाहजहां यहाँ पर निर्माण करवाते हैं 12 दरी का। कितने दरी का? 12 दरी का निर्माण कौन करवाते हैं? शाहजहां। यही दौलत बाग या सुभाष उद्यान के पास में है जो नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाया। क्या बनाया? गुलाब से इत्र बनाया था। नॉर्मली ध्यान रखना है, किसने? असमत बेगम ने। नूरजहां की मां असमत बेगम ने है जो पहली बार गुलाब और खस घास से क्या बनाया दोस्तों? इत्र बनाया था। इसके बाद में अर्णोराज ने चालुक्यों से संघर्ष किया। किन से संघर्ष किया? चालुक्यों से संघर्ष किया था इन्होंने, ध्यान रखना। पहला संघर्ष होता है इनका जय सिंह सिद्धराज के साथ में। किसके साथ में? जय सिंह सिद्धराज के साथ में। यहां लिख लो बीच में अर्णोराज, इधर लिख लो वर्सेज, है ना, जय सिंह सिद्धराज। चालुक्य। तो इसके अंदर क्या है? अर्णोराज विजय हो जाते हैं। अर्णोराज पहली बार में क्या होते हैं? विजय हो जाते हैं। और इस जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। कौन थी? कांचन देवी। इसके साथ में अर्णोराज क्या करते हैं? ब्याह कर लेते हैं ना। कांचन देवी वेड्स अर्णोराज। फिर दूसरी बार में क्या होता है? इन जय सिंह सिद्धराज के जो उत्तराधिकारी आते हैं वो आते हैं कुमारपाल। कौन आते हैं? कुमारपाल चालुक्य आते हैं, और ये अर्णोराज के साथ में संघर्ष करता है, और इस बार विजय हो जाते हैं। कौन? दूसरी बार में विजय हो जाते हैं कुमारपाल, और इनको दूसरी बार में हार का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है? हार का सामना करना पड़ता है। और इस बार इनकी जो पुत्री है
वो थी जलन। कौन थी? जलहन। इस जलन की शादी करवा देते हैं कुमारपाल के साथ में। किसके साथ में? कुमारपाल के साथ में करवा देते हैं। और इधर कुमारपाल विजय होने के बाद में इन्होंने अणोराज के जो कुछ क्षेत्र अधिकार के अधीन थे इनके, उन पर अधिकार कर लेते। देखो, एक तो पाली था, एक नागौर था और एक जालोर था। एक क्या था? जालोर। इन 3 क्षेत्रों पे है जो कुमारपाल अधिकार कर लेता है। इन जो संघर्षों की जानकारी मिलती है वो मिलती है आपकी, एक रचना आती है मेरुतुंग की रचना। किसकी रचना? मेरुतुंग की रचना आती है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि रचना मेरुतुंग की। इसमें है जो इन संघर्ष की जानकारी मिलती है और इस युद्ध का जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो ठहराया जाता है अर्णोराज को। जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? अर्णोराज को ठहराया जाता है कि इन युद्धों का जिम्मेदार कौन था? अर्णोराज था, युद्ध का कारण। ठीक है। इसके बाद में अर्णोराज के दरबारी देख लो। इनके दरबारी विद्वान 2 थे, एक तो था देवबोध था, एक धर्मघोष था। एक तो कौन था? देवबोध, और एक कौन था? धर्मघोष। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में अजय राज के बारे में और जानकारी मिलती है। इन्होंने जो खतरगज के अनुयायियों को भूमि दान दिया था। अनुयायियों को क्या दिया इन्होंने? भूमि दान। तो इस भूमि दान की जानकारी भी मिलती है। अंतिम समय में क्या होता है? 1155 ईस्वी में है जो इसका पुत्र था, पुत्र जगदेव। पुत्र कौन था? हमने शुरू में चार्ट में पढ़ा है ना, जगदेव। ये जगदेव है जो अपने पिता अर्णोराज की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अर्णोराज की क्या कर देते हैं दोस्तों? हत्या कर देते हैं। और ये जगदेव कहलाता है चौहानों का पितृहंता। क्या कहलाता है? चौहानों का पितृहंता कहलाता है। कौन कहलाता है? जगदेव कहलाता है। जगदेव थोड़े से समय के लिए शासन के रूप में रहा था। अब इसके बाद में जो शासक आते हैं अपने, वो आते हैं कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है वो है 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। ठीक है। 1158 से लेकर 1163 तक विग्रहराज चतुर्थ का समय माना जाता है। इनसे पहले थोड़े समय के लिए जगदेव रहा था, लेकिन वो पितृहंता था तो यहाँ के सरदारों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अब देखो, विग्रहराज चतुर्थ की जो उपाधियां हैं वो है इनकी उपाधि, ध्यान रखना महत्वपूर्ण उपाधि का, इनको बोलते हैं बीसल देव। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीसल देव। एक और उपाधि इनकी महत्वपूर्ण, कवि बांधव। क्या बोलते हैं इनको? कवि बांधव, या इनको बोलते हैं कट्टी बंधु। इसका मतलब होता है विद्वानों का आश्रयदाता। क्या होता है? विद्वानों का आश्रयदाता। और इस उपाधि की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जयानक की रचना में। जयानक की रचना आपके पृथ्वीराज विजय। क्या है? पृथ्वीराज विजय। इसके अंतर्गत है जो इस उपाधि की जानकारी मिलती है। अब स्थापत्य विकास में इन्होंने क्या योगदान दिया? स्थापत्य विकास में इन्होंने बिसलपुर बसाया। क्या बसाया? बिसलपुर कस्बा बसाया और बिसल सागर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? बिसल सागर झील का। बिसल सागर झील का निर्माण करवाया था। तो इनको नॉर्मली ध्यान रखना। इनके अलावा जो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान मिलता है वो मिलता है अजमेर में इन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण करवाया था। सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, या ऑप्शन में आ जाए बीसल देव ने। तो आपको जो भी ऑप्शन में देखने को मिले वही आपको करना है। ठीक है। इसके अलावा विग्रहराज स्वयं जो क्या थे? एक कवि थे। स्वयं क्या थे? कवि थे, विद्वान थे। तो इन्होंने एक नाटक की रचना की है। किसकी रचना की है? नाटक की। और उस नाटक का नाम था हरिकेली नाटक। कौन सा नाटक था?
इस हरिकेली नाटक की रचना की थी, ध्यान रखना, इस हरिकेली नाटक की जो रचना है वो की थी भारवी की रचना। किरातार्जुनीयम को आधार मानकर, किसको मानकर की है? भारवी की रचना किरातार्जुनीयम को आधार मानकर एक हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। और इसमें जो जानकारी मिलती है और शिव और अर्जुन का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? शिव और अर्जुन का इसमें उल्लेख मिलता है। और ये जो नाटक की पंक्तियां हैं ये लिखवाएगी सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला पर। किस पर लिखवाएगी? सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला पर है जो हरिकेली नाटक लिखवाया गया, ध्यान रखना। इसके अलावा ये नाटक एक जगह में और लिखा हुआ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहां पर लिखा हुआ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। जो ये लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय की समाधि पर। किस पर लिखा हुआ है? राजा राम मोहन राय की समाधि पर भी है जो ये हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। अब इधर एक बार इनकी साइड में डिटेल और देख लो कि सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला कहाँ है। ये जो सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला थी, इस पाठशाला को है जो गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी के गुड़शाला का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था? मोहम्मद गौरी के गुड़शाला का अध्यक्ष था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस मोहम्मद गौरी के कहने पर आया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने इस सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला को क्या करवा दिया? तुड़वा दिया था। और तुड़वाने के बाद में इन्होंने यहां पर बनवा दिया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनवा दिया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। इस 2.5 दिन के झोंपड़े की भी आपको सारी डिटेल याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछी हुई है, ध्यान में रखना। हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि अपनी रिवीजन की क्लास है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्या है? ये है 16 खंभों का। कितने खंभों का है? 16 खंभों का बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है 2.5 दिन का। कितने दिन का? 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। इसके अलावा इसको बोलते हैं राजस्थान की प्रथम मस्जिद। राजस्थान की क्या बोलते हैं? प्रथम मस्जिद। इसका जो वास्तुकार था वो था अबू बकर। वास्तुकार कौन था? अबू बकर था। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा कि हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना। जेम्स टोड ने क्या कहा इसके बारे में? हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आते हैं इनके दरबारी विद्वान। कौन आते हैं? दरबारी विद्वान थे इनके, एक तो थे सोमदेव। कौन थे दोस्तों? सोमदेव थे। इनकी रचना ललित विग्रहराज। कौन सी रचना है? ललित विग्रहराज में है जो इनकी विग्रहराज चतुर्थ की या बिसल देव की, वह देसल देवी की, बिसल देव है, देसल देवी की है जो काल्पनिक प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है। किसमें? ललित विग्रहराज में। सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। इनका जो फिर दूसरा दरबारी विद्वान आता है वो आता है नरपति नाल। कौन आता है? नरपति नाल की जो रचना है वो बिसल देव रासो। क्या दोस्तों? बिसल देव रासो। ये गोडवाड़ी भाषा में है। ये कौन सी भाषा में है? गोडवाड़ी भाषा में है। और ये ललित विग्रहराज है, ये संस्कृत भाषा में है। नॉर्मली ध्यान रख लेना। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। इसमें जो जानकारी मिलती है वो अधिकतर प्रेम कथाओं का उल्लेख मिलता है। और इसमें बिसल देव और एक इनकी रानी थी राजमती। कौन थी? राजमती। बिसल देव और राजमती की प्रेम कथाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? बिसल देव रासों में। किसमें मिलता है? बिसल देव रासों में, ठीक है। इसके अलावा ललित विग्रहराज में एक बात और लिखी हुई है, इन्होंने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। गजनी के शासक किसको हराया? खुसरो शाह को हराया था। इसके अलावा एक किल हॉर्न था। कौन था?
ये जो किल हॉर्न है, इस किल हॉर्न ने है जो इन विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव की तुलना की है, किससे की है? कालिदास या भवभूति से। कालिदास या भवभूति से तुलना की है। इसके अलावा जैन आचार्य धर्म गोसूरी, कौन थे? धर्म गोसूरी थे जो इनके दरबारी थे। इनके कहने पर है जो इन्होंने पशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। किस पर प्रतिबंध लगवाया? पशु हत्या पर। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चौहानों के किसके काल में है जो पशु हत्या पर रोक लगी थी? तो विग्रहराज चतुर्थ के काल में रोक लगी थी। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने जो कुमारपाल को पराजित कर दिया वापस। इसके अलावा विग्रहराज ने है जो पहले हमने अर्णोराज और कुमारपाल के बारे में जो संघर्ष पड़ा था, उस टाइम कुमारपाल ने है जो नागौर, पाली और झालोर है जो अपने अधिकार में ले लिया था। तो इन विग्रहराज ने है जो वापस कुमारपाल को पराजित करके इनको पराजित करके वापस उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कौन से क्षेत्रों पर? पाली, जालोर और नागौर, इन क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया। एक और जानकारी ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख की हमने जानकारी पूरी पढ़ ली है पीछे। इसके अनुसार है जो विग्रहराज चतुर्थ की है जो दिल्ली पर अधिकार करने की जानकारी भी मिलती है। किस पर अधिकार? दिल्ली पर अधिकार की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बताया गया है कि इन्होंने दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित करके, किसके? अनंग। इसके अलावा इस बिजोलिया शिलालेख में है जो विग्रहराज चतुर्थ की ये जानकारी भी मिलती है कि इन्होंने दिल्ली के शासक अनंगपाल को पराजित करके, अनंगपाल तोमर को पराजित करके हैं जो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और इस दिल्ली पर अधिकार की जानकारी एक शिवालिक स्तंभ लेख में भी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ की दिल्ली के अधिकार को लेकर जानकारी किसमें मिलती है? शिवालिक स्तंभ लेख में। जो दिल्ली के मौर्य शासक अशोक है ना, अशोक के दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। किस पर उत्कीर्ण है? दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख पर ये उत्कीर्ण है, शिवालिक स्तंभ लेख। और इसमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो दिल्ली पर अधिकार किया था, और दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान वंशी प्रतापी शासक था अपना कौन? विग्रहराज चतुर्थ थे। ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा इस दिल्ली के टोपरा जो स्तंभ लेख है, इसमें जो विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार भी बताया गया है। क्या बताया गया है? विष्णु का अवतार भी बताया गया है, ठीक है। और फिर बाद में इनके पुत्र थे अपर गांगे, ठीक है। इनका एक पुत्र था अपर गांगे। ये हैं जो पृथ्वीराज जगदेव के जो पुत्र थे, पृथ्वीराज सेकंड। कौन थे? पृथ्वीराज सेकंड। उनसे संघर्ष करता हुआ ये वीर गति को प्राप्त हो गया, ये मारा गया, ठीक है। और इनका एक और पुत्र था नागार्जुन, जिनको हम आगे बढ़ेंगे। ये संघर्ष करता है पृथ्वीराज थर्ड के साथ में, ठीक है। फिर हम चलते हैं, इनके बाद में शासक बनते हैं सोमेश्वर। कौन बनते हैं? विग्रहराज के बाद में सोमेश्वर। सोमेश्वर का जो टाइम है वो है 1169 से लेकर 77 ईस्वी तक। कहां से कहां तक है? 1169 से लेकर 77 ईस्वी तक सोमेश्वर का जो टाइम है वो चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ में गुजरा था। कहां पर गुजरा था? इनका प्रारंभिक जीवन अनिलवाड़ गुजरात में चालुक्यों की राजधानी में व्यतीत हुआ। और उधर ही हैं जो एमपी त्रिपुरी की राजकुमारी थी, एमपी त्रिपुरी है ना, कलचुरी वंश के राजा थे। कलचुरी वंश के राजा थे अजयपाल। कौन थे? अजयपाल। इन अजयपाल की पुत्री थी कौन? कर्पूरी देवी। तो सोमेश्वर वेड्स कर्पूरी देवी,
सोमेश्वर की शादी किनके साथ में हो जाती है? कर्पूरी देवी के साथ में हो जाती हैं। कुछ इतिहासकार है जो इस कर्पूरी देवी को जो अनंगपाल तोमर की पुत्री भी बताते हैं। किसकी पुत्री बताते हैं? दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री बताते हैं। अब अलग अलग साहित्यकार अलग अलग ही बातें बताते हैं, वो सब अलग बात है, अपने को तो अपनी मत के अनुसार ध्यान रखना है बस। इसके बाद में सोमेश्वर ने जो अपने जो पिता थे अणोराज, उन अणोराज की मूर्ति की स्थापना भी करवाई थी। कहां पर? अजमेर में। तो इन्होंने मूर्ति कला को भी प्रोत्साहन दिया। किसको प्रोत्साहन दिया? मूर्ति कला को प्रोत्साहन देने की कोशिश की इन्होंने। और इसके बाद में एक आबू के राजा थे जेतर सिंह। कौन थे? जेतर सिंह सलख। इन जेतर सिंह सलख का इन्होंने साथ दिया। और वहीं पर है जो भीमदेव सेकंड ने है जो इन सोमेश्वर की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? ध्यान रखना, आगे और भीमदेव आएंगे। भीमदेव सेकंड ने जो सोमेश्वर की क्या कर दी? इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, 1177 ईस्वी में। कब कर दी? 1177 ईस्वी में भीमदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। और इनके बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं पृथ्वीराज थर्ड। कौन आते हैं? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से इनको हम जानते हैं। ये शासक बने अपने 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। आगे और भी बताया जाता है, अलग अलग साहित्यकार बताते हैं, लेकिन नॉर्मली समय इनका यही बताया जाता है। ठीक है, अब देखो ये किसके पुत्र थे? सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के। किसके पुत्र थे? सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के पुत्र थे। इनके अलावा इनके बारे में ध्यान रखना, इनकी उपाधि क्या ध्यान में रखना दोस्तों? इनकी जो उपाधि है वो है राय पिथौरा। क्या है इसकी उपाधि? इनको बोलते राय पिथौरा, इनको बोलते दल पुंगल। क्या बोलते हैं? दन पुंगल, विश्व विजेता। ध्यान रखना। इनके जो घोड़े का नाम है वो नाट्यरंबा। घोड़े का नाम क्या दोस्तों? नाट्यरंबा घोड़े का नाम। ठीक है, इनका जो स्मारक बना हुआ है वो बना हुआ तारागढ़ में। कहां पर बना हुआ है? इनका स्मारक है दोस्तों तारागढ़ अजमेर में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है महत्वपूर्ण चीजें। इन सोमेश्वर देवी कर्पूरी देवी के पुत्र थे। सोमेश्वर, ध्यान रखना इनके बारे में, ये सब चीजें। सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के पुत्र थे। इनकी उपाधि राय पिथौरा, दल पुंगल, और इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। और इनका जो स्मारक बना हुआ तारागढ़ अजमेर में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद में इनके बारे में और चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इनकी जो छतरी है वो छतरी कहां पर है इनकी? काबुल। कहां पर दोस्तों? काबुल, या काबुल ऑप्शन में नहीं हो तो गजनी, अफगानिस्तान। ठीक है, काबुल, गजनी या अफगानिस्तान। इनका जो राज्याभिषेक है आपको पता है, जब पिता की मृत्यु होती है तभी अपने इनके पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया जाता था। और इनके पिता की मृत्यु हुई थी आपको पता है 1177 ईस्वी में। और उस टाइम में 11 वर्ष के थे। और 11 वर्ष में इनको क्या बना दिया? राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, राज्याभिषेक कर दिया। अब ये अल्पायु में थे तो इनके कुछ क्या है मतलब संरक्षक नियुक्त किए गए। इनका जो संरक्षक नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया इनकी माता को, कर्पूरी देवी को। किनको नियुक्त किया गया? कर्पूरी देवी। और ये राजस्थान की प्रथम संरक्षिका है, ध्यान में रखना। राजस्थान की अंतिम संरक्षिका कौन है? आप ऑनलाइन में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे आपको याद सही होता है। तो आप अच्छे से सुने और इन चीजों को थोड़ा सा धारण करें। मेरी अगर स्पीड लगती है तो थोड़ी सेटिंग में जाके धीरे कर लें, और स्पीड कम लगती है तो सेटिंग में जाके स्पीड को और बढ़ा लें। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। और इनके बाद में इनका जो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया प्रधानमंत्री बनाया गया इनका किसको? कैमास को। कैमास या कदम्बवास जो भी है। ठीक है, और इनका जो सेना नायक बनाया गया वो बनाया गया भुवनमल को या भुवनेकमल।
किसको बनाया गया? भुवनेकमल को बनाया गया, भुवनेकमल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चौहान वंश का, इधर अजमेर का अंतिम और शक्तिशाली शासक यही था। ठीक है, अभी इन्होंने स्थापत्य विकास में क्या योगदान दिया है? ठीक है, स्थापत्य विकास में इन्होंने योगदान दिया है। एक तो इन्होंने पिथौरागढ़ बनवाया। कौन सा गढ़ बनवाया? पिथौरागढ़ बनवाया दिल्ली में, ध्यान रखना। कहाँ पर बनवाया है? दिल्ली में बनवाया था पिथौरागढ़। इसके अलावा इन्होंने अजमेर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की। कौन से विभाग की? कला साहित्य विभाग की स्थापना की। और इसका जो अध्यक्ष था वो था पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ, ध्यान रखना। पद्मनाभ इस कला साहित्य विभाग का अध्यक्ष था। इसके अलावा आपको पता है इन्हीं के टाइम पर आए थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे 1192 ईस्वी में। कब आए थे? 1192 ईस्वी में आए थे मोहम्मद गौरी के साथ में। ठीक है, और इन्होंने जो स्वयं के लिए खानका बनवाया। क्या बनवाया? ये पे खानका बनाया। ठीक है, किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनके बाद में ध्यान में रखना आपको इनके दरबारी। किनको ध्यान में रखना दोस्तों? इनके जो महत्वपूर्ण दरबारी आप जानते हो, एक तो इनका जो मुख्य दोस्त था वो था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो। एक और ध्यान में रखना, इनका जो महत्वपूर्ण दरबारी है वो जयानक। कौन है? जयानक। और इनकी जो रचना है वो पृथ्वीराज विजय। कौन सी रचना है इनकी? पृथ्वीराज विजय। और जो इनका दरबारी विद्वान है वो आसाधर। और ध्यान में रखना इनका दरबारी विद्वान जनार्दन। और ध्यान में रखना विश्वरूपम। और ध्यान में रखना विद्यापति गौड़। विद्यापति गौड़। और एक और रह गया कौन? वागीश्वर। ये सब इनके जो महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान है, इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण है, चंद्रबरदाई और जयानक। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए, इनकी राजनीतिक चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बिंदुओं के माध्यम से समझा देता हूं। ठीक है, देखो, राजनीतिक चुनौतियां। पहले जो चुनौती करते हैं अपने चचेरे भाई नागार्जुन के साथ में, जो विग्रह राज का चतुर्थ का पुत्र था, हमने उधर पढ़ा है। ठीक है, चचेरा भाई नागार्जुन वर्सेज पृथ्वीराज। और ये होता है 1178 ईस्वी में गुड़गांव का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? शासक नागार्जुन बनना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज ने जो अपनी शक्ति को संगठित किया, दिग्विजय नीति का अनुसरण किया, और इन्होंने है जिस नागार्जुन को पराजित करके इसको यहां से हटा दिया था। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने जो संघर्ष किया दूसरा, वो क्या, एक भंडानक जाति के है उधर गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव की तरफ आके स्वयं का मतलब आधिपत्य स्थापित करने लगी और उधर उपद्रव मचाने लग गई थी। तो जैसे इनको पृथ्वीराज को पता चला, इन्होंने देखा कि उधर कौन है जो खलबली मचा रहे, ये गए यहाँ से अपनी सेना लेकर मूंछों पे ताव देते हुए और उस भंडानक जाति को खदेड़ दिया, यानी उसको वहां से भगा दिया था। वो भी समय था 1182 ईस्वी का। भंडानक जाति से, कौन सी जाति से? भंडानक जाति से संघर्ष किया। फिर तीसरा जो इनका आता है महोबा के चंदेलों से संघर्ष। किनके साथ में? महोबा के चंदेलों से संघर्ष। महोबा के चंदेलों, यहाँ के जो चंदेल शासक थे वो थे परमार्दी देव। कौन थे? ये परमार्दी देव चंदेल के साथ में संघर्ष करते और परमार्दी देव के सेनापति थे आला उदल। कौन थे?
आलाउद्दल दो महत्वपूर्ण सेनापति थे किसके, परमार्दिदेव चंदेल के। ये दोनों ही सेनापति हैं जो बहुत ही वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए थे। जैसे वो जेता कुपा उधर मारवाड़ में शहीद होते, वैसे ही हैं आलाउद्दल भी है जो परमार्दिदेव चंदेल के साथ में लड़ते हुए क्या हो गए, दोनों शहीद हो गए। और इनकी वीरता के बारे में एक साहित्यकार था जगनिक। कौन था? जगनिक। उसने एक दोहा बोला है कि 12 वर्ष कुकुर जिए 13 वर्ष सियार, 12 वर्ष कुकुर जिए 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। ऐसा कहा था साहित्यकार जगनिक ने। किनके बारे में? आलाउद्दल के बारे में कहा था। ये बात भी आपको नॉर्मली ध्यान में रखना, ठीक है। और इस युद्ध के बाद में है जो पृथ्वीराज थर्ड है जो यहाँ पर महोबा पर अधिकार कर लेता है और इनका जो एक प्रशासक के रूप में बना देता है अर्जुन राय को। किनको बना देता है? अर्जुन राय को, ठीक है। इनको यहाँ का प्रशासक बना देते हैं। इनके बाद में जो संघर्ष करते हैं वो करते हैं चालुक्यों के साथ में। और चालुक्य शासक था यहाँ का भीमदेव सेकंड। कौन था? ये भीमदेव सेकंड था। इनके साथ में संघर्ष किया। इनके साथ में संघर्ष करने के 3 कारण थे। एक तो पृथ्वीराज थर्ड की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इसके अलावा जो दूसरा कारण था, ये तो सभी जगह में सेम है, ठीक है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण है पिता सोमेश्वर की हत्या का बदला, पिता सोमेश्वर की हत्या का बदला। और तीसरा जो कारण माना जाता है, अब की राजकुमारी थी इच्छवी देवी। कौन थी? ये इच्छवी देवी से प्रेम करता था भीमदेव सेकंड। वन साइडेड लव था, तो इससे प्रेम करता था इच्छवी देवी से। लेकिन हुआ क्या, इस इच्छवी देवी से शादी कर ली किसने? पृथ्वीराज ने। इच्छवी देवी वेट्स पृथ्वीराज थर्ड। तो जैसे शादी करता है भीमदेव सेकंड, क्या है, हक्का बक्का हो जाता है कि ये क्या ही हो गया। तो ध्यान रखिए, उस टाइम से होते आ रहे हैं, तो अभी भी चल रहे हैं ऐसे कि सब बिक जाते हैं। सब क्या होते हैं? बिक जाते हैं, कुछ अपवाद के स्वरूप। तो ध्यान रखें, थोड़ा संभल के चलें आप भी। तो ये 3 कारण माने जाते हैं। तो ये जो युद्ध होता है ये होता है नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? ये नागौर का युद्ध होता है और इसमें भीमदेव को सेकंड को हार का सामना करना पड़ता है और इसमें विजय हो जाते हैं पृथ्वीराज। कौन विजय हो जाते हैं? पृथ्वीराज विजय हो जाते हैं। और ये जो पृथ्वीराज विजय हो जाते हैं, ये जो समय है ना, ये है 1184 ईस्वी का। कौन सा समय है? 1184 ईस्वी का समय है। इसके बाद में 1187 ईस्वी में है जो जगदेव प्रतिहार था। कौन था? जगदेव प्रतिहार था। इन्होंने चौहान और चालुक्यों के मध्य में मध्यस्थता करवा दी थी। क्या करवा दी थी? मध्यस्थता करवा दी थी। इसके बाद में जो आता है वो आता है अपने चौहान गढ़वाल व मनस्य। चौहान मनस्य, ठीक है। यहां पर होता क्या है, पहले ये गढ़वाल शासक था जयचंद। कौन था? जयचंद। ये जयचंद जो पहले पृथ्वीराज से क्या है, शत्रुता रखता था। और इस टाइम पृथ्वीराज की विजय का जो पताका है पूरे भारत में गूंज रहा था। मतलब इनकी वीरता के चर्चे बहुत बहुत दूर तक मतलब सुनते थे। और इनके बारे में जो सुन लिया, इनकी जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। जैसे इस संयोगिता ने है जो पृथ्वीराज के चर्चे सुने, तो ये क्या है, मतलब अपने मन में ही प्रेम कर बैठी। किनसे? पृथ्वीराज के साथ में। और जैसे संयोगिता के बारे में पता चला इनके पिता जयचंद को कि संयोगिता है जो पृथ्वीराज थर्ड से प्रेम करती हैं, तो इन जयचंद को जो और गुस्सा आता है और वो फिर पृथ्वीराज थर्ड का बदला लेने के लिए कुछ योजना बनाता है और एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता है। और उस यज्ञ के बाद में है जो संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर देता है। किसकी घोषणा कर देता है? स्वयंवर की। जैसे उधर राजा जनक ने
सीता माता और राम जी के ब्याह की जैसे स्वयंवर की घोषणा की थी, वैसे इन्होंने भी स्वयंवर की घोषणा कर दी थी। और उस टाइम पर पूरे भारत के राजा आए हुए थे और सबको न्योता दिया, किसने? जयचंद ने, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड को न्योता नहीं दिया उनका अपमान करने के लिए। इसके अलावा इतना अपमान सहन नहीं हुआ जयचंद को, तो इसने क्या किया और पृथ्वीराज की मूर्ति बना के लोहे की द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी थी। अब होता क्या है, आपको पता है गुप्तचर रहते थे पहले, तो पृथ्वीराज थर्ड भी है जो अपने गुप्तचरों को भी यहाँ पर छोड़ रखा था, और स्वयं है जो मतलब एक साधु या ब्राह्मण के वेश में यहीं पर घूम रहा था और यहाँ की जानकारी ले रहा था। तो संयोगिता क्या करती हैं, जैसे ही मतलब पूरा प्रोग्राम खत्म होता है, अब माला पहनाने की जब बारी आती है, तो संयोगिता पूरे प्रशासक के राजाओं की तरफ घूमते हुए अंतिम में द्वार की तरफ जाती हैं और माला पहना देती है किनको? पृथ्वीराज थर्ड की वो जो प्रतिमा थी उनको जैसे ही माला पहनाती हैं। और इस बात का पता चलता है पृथ्वीराज थर्ड को, वो घोड़ा लेके आते हैं तुरंत और इस संयोगिता को अपने घोड़े पे बिठा के ले जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। ये संयोगिता और पृथ्वीराज थर्ड का गंधर्व विवाह माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग साहित्यकार अलग अलग बातें बोलते हैं कि संयोगिता को हैं जो पहले उठा के ले गए थे और शादी कर ली थी, अब वो अलग अलग बातें। इसके अलावा जो इस प्रेम कहानी का जो समर्थन करने वाले हैं, समर्थन इसमें ये सभी शर्मा करते हैं, दशरथ शर्मा, और इनके साथ में आते हैं गोपीनाथ शर्मा। ये क्यों पीछे रहेंगे, ये भी साथ में आएंगे। एक और आते हैं सीवी वैद्य। कौन आते हैं? सीवी वैद्य। ये सब हैं जो इन संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी का समर्थन करते हैं। इसके अलावा जो विरोध करते हैं, वो विरोध करने वाले आपको पता है एक G.H. ओझा, ये हर जगह में मतलब कहानियों का खंडन करते हैं, ध्यान रखना। खंडन करने में अगर नाम आता है कहीं तो वो आता है ओझा का। इनके अलावा रोमिला थापर और था त्रिपाठी, R.S. त्रिपाठी। ये सब है जो इन कहानी का विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, अब इनका जो अंतिम संघर्ष होता है वो होता है तुर्कों के साथ में। किनके साथ में? देखो, तुर्कों से संघर्ष होता है। होता क्या है, उधर मोहम्मद गोरी कौन आ जाता है? मोहम्मद गोरी भी हैं जो अपनी शक्ति का परिचय देते हुए आगे से आगे बढ़ रहा था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण। और मोहम्मद गोरी हैं जो आगे बढ़ता हुआ बठिंडा के दुर्ग पर और तंवर के दुर्ग पर और सरहिंद के दुर्ग पर, इन दुर्गों पर अधिकार कर लेता है। बठिंडा का दुर्ग, तंवर का दुर्ग और सरहिंद के दुर्ग पर मोहम्मद गोरी अधिकार कर लेता है। इधर आपको पता है पृथ्वीराज की भी क्या है, सीमाएं आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। और तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सीमाओं के बीच में क्या है, आपसी टकराव होने लग गया। और इसी टकराव के कारण है जो इनके मध्य में संघर्ष अनिवार्य हो गया था। और इनके बाद में इनके यहाँ जो लगातार युद्ध होते हैं, ये जो युद्ध होते हैं ये होते हैं 1178 ईस्वी से लेकर 1190 तक, मतलब इनके बीच में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, टकराव होते हैं, युद्ध भी होते हैं। इसके बाद में क्या है, इनके युद्धों की जानकारी कुछ रचनाओं में भी मिलती है। देखो, एक तो प्रबंध चिंतामणि में, इनमें इनकी जानकारी मिलती है 23 युद्धों की। कितने युद्धों की जानकारी मिलती है? 23 युद्धों की जानकारी मिलती है। फिर एक आती है पृथ्वीराज विजय। क्या आती है? पृथ्वीराज विजय में इनके 21 युद्धों की जानकारी मिलती है। इसके बाद में हमीर महाकाव्य में इनके 7 युद्धों की जानकारी मिलती है। कितने युद्धों की जानकारी मिलती है? 7 युद्धों की जानकारी मिलती है। तो प्रबंध चिंतामणि में 23, हमीर महाकाव्य में 21, और सॉरी पृथ्वीराज विजय में 21 और हमीर महाकाव्य में 7 युद्धों की जानकारी मिलती है। इनके बाद में इनके 2 महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं। दो महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं, जिसमें पहला युद्ध आता है त्राइन का प्रथम युद्ध।
कौन सा युद्ध आता है? तराइन का प्रथम युद्ध आता है 1191 ईस्वी में आता है, और मोहम्मद गौरी आता है और पृथ्वीराज थर्ड के साथ में क्या करता है? युद्ध करता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध में जो विजय होती है वो होती है पृथ्वीराज थर्ड की, और इस पृथ्वीराज थर्ड के साथ में थे एक सेनापति चामुंडा राय। कौन था? चामुंडा राय सेनापति थे। दिल्ली का शासक और था गोविंद राज। कौन था? गोविंद राज दिल्ली का था। और इसमें विजय हो जाती है पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और इस युद्ध और इनकी विजय के बाद में ये गौरी हैं जो यहाँ से युद्ध छोड़कर भाग जाता है। क्या कर जाता है? युद्ध छोड़कर भाग जाता है। और इनका एक आदमी रह जाता है, इनका सेनापति, इनके बाद में इनका एक आदमी रहता है यहाँ पर, एक सेनापति काजी जियाउद्दीन। कौन था? काजी जियाउद्दीन। इस काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लेते हैं और बठिंडा के दुर्ग पर वापस अधिकार कर लेते हैं। कौन सा दुर्ग पर? बठिंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? पृथ्वीराज थर्ड। ये बात भी आपको नॉर्मली ध्यान में रखना है। इसके बाद में है मोहम्मद गौरी हैं जो अपनी सेना को वापस संगठित किया और संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा। किसका प्रस्ताव लेकर भेजा? संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा। एक तो था क्वीम उल मुल्क, क्वीम उल मुल्क, और एक और था रुकनुद्दीन हजमा। एक कौन था? रुकनुद्दीन हजमा। लेकिन पृथ्वीराज ने क्या किया? इनका जो प्रस्ताव वो अस्वीकार कर दिया। संधि का प्रस्ताव क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। और इसके बाद में जो युद्ध होता है वो होता है दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। ये होता है 1192 ईस्वी को। कब होता है? 1192 ईस्वी को। इस बार पृथ्वीराज के साथ में चामुंडा राय सेनापति नहीं था। कौन नहीं था? चामुंडा राय सेनापति नहीं था। इनके साथ में था गोविंद राज, ये था दिल्ली का, और समर सिंह था जालोर का, और सामंत सिंह था मेवाड़ का। इसको आगे मेवाड़ में पढ़ेंगे सामंत सिंह को। सामंत सिंह का था? मेवाड़ का, ठीक है। और इधर थे मोहम्मद गौरी और इनकी सेना, ठीक है, मोहम्मद गौरी और इनकी सेना। इस युद्ध में क्या होता है? गोविंद राज दिल्ली वाला और सामंत सिंह मेवाड़ वाला दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। फिर क्या होता है? सिरसा हरियाणा में। कहां पर? सिरसा हरियाणा में सरस्वती नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? सरस्वती स्थान पर है, जो अपने पृथ्वीराज थर्ड की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज थर्ड की मृत्यु हो जाती है। ध्यान में रखना आपको। इनका जो मित्र था चंद्रबरदई, वो अलग बात बोलता है कि इनको बंदी बनाकर दिल्ली ले गए थे, वहां जाके जो इनकी आंखें फुड़वा दी गई थी, स्टोरी है। और इसके बाद में है जो इनका जो दरबारी विद्वान था चंद्रबरदई, ये मतलब बहुत ही होशियार और सतर्क था। इन्होंने ही मतलब मोहम्मद गौरी को कहा कि ये पृथ्वीराज थर्ड है जो शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही माहिर है, तो आप इनके एक बार इनकी योग्यता का मतलब देखना चाहो तो देख लो। मतलब ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनके आंखें नहीं होती हुए भी ये आप चाहो जहां पर निशाना लगा सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी को ऐसा देखने की इच्छा हुई और उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और उन्होंने है जो मतलब बहुत सारे निशाना साधने के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिताएं करी। और अंत में क्या हुआ? चंद्रबरदई जो इनका मित्र था, इन्होंने कहा था कि
मैं बोलूं जैसे बाण चलाना। इनके मित्र ने एक दोहा बोला कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सरदार मत चूकी चौहान। जैसे इन्होंने ये दोहा बोला तो पृथ्वीराज थर्ड ने अपना शब्द भेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी को वहीं पर ढेर कर दिया था। अब ये साहित्यकार हैं जो अलग अलग बातें बताते हैं। इसके अलावा हसन निजामी की रचना ताज उल मासिर ने ना, हसन निजामी की रचना ताज उल मासिर में, इसमें है जो ये बताता है कि पृथ्वीराज थर्ड को है जो गौरी बंदी बनाकर ले गया और कुछ समय तक उनके अधीन रहते हुए इन्होंने यहाँ का प्रशासन किया था, लेकिन बाद में पृथ्वीराज थर्ड ने जो गौरी की बात नहीं मानने के कारण उनकी हत्या करवा दी गई है। अब ये विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो अलग। ठीक है दोस्तों, यही पूरे होते हैं अपने अजमेर के चौहान। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान और फिर पढ़ेंगे हम जालोर के चौहान। तो लगातार बने रहिए अपने साथ में ऐसे ही अच्छे तरीके से और एक एक तथ्य को छूते हुए सारी डिटेल के साथ में आपको जो निःशुल्क क्लास मिल रही है क्रमबद्ध ढंग और अच्छे रूप से आप नोट्स भी बना सकते हो और अपना रिवीजन भी कर सकते हो। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, स्टेटस वगैरह लगाएं ताकि सब इसका लाभ ले सके। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो। धन्यवाद। राधे राधे।